असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वागत है आप सबका मेरी व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत सामान्य आधारित विषय की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं मेरे YouTube चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर रहे हों, कृपया YouTube एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे इस चैनल के पेज पे जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही मैं कोई नई क्लास अपने इस चैनल पे अपलोड करूंगा, उसकी तत्काल सूचना निर्बाध रूप से आप तक पहुंच पाएगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक नज़र पिछली क्लास के प्रमुख बिंदुओं पर डालने का प्रयास करते हैं। पिछली क्लास में हमने किन बिंदुओं को पढ़ा था? याद आ रहा है कुछ? याददाश्त पे अपने जोर डालिए। क्या पढ़ा था हमने? बताइए। नहीं याद आ रहा? चलिए मैं बताता हूँ। पिछली क्लास में हमने व्यावसायिक सुरक्षा के प्रकार और प्राथमिक चिकित्सा जैसे बिंदुओं का अध्ययन किया था। आज की क्लास की शुरुआत मैं एक शेर से करना चाहता हूं और इसी शेर में आज की क्लास का टॉपिक छिपा हुआ है। तो एक शेर आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं। यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस शेर में ये कहा जा रहा है कि यूनान, मिस्र और रोमन जो सभ्यताएं थी, सब मिट गए जहां से। ये सारी प्राचीन सभ्यताएं समाप्त हो गई। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कौन से तत्व हैं, वो क्या बात है कि हमारा अस्तित्व अभी भी बचा हुआ है, हम समाप्त नहीं हुए, जबकि हम सबसे प्राचीन सभ्यता है, सनातन, सबसे प्राचीन, और सभी की ओरिजिन इसी से हुई। तो क्या बात है, बताइए, सोचिए, वो कौन सा तत्व है जो हमें जीवित रखे हुए है? जबकि सारा विश्व एक लंबा कालखंड हमारी सभ्यता की दुश्मन रहा है और इस सभ्यता को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया गया है।
बताइए वो कौन सा तत्व है जो हमारी इस सबसे प्राचीन सभ्यता को अभी तक बचा के रखा हुआ बचाए रखा है, जबकि इसके बाद आई बहुत सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई, कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। तो वो जो मूल तत्व है वो है हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी विचारधारा, हमारे दृष्टिकोण, हमारा समृद्ध ज्ञान, हमारा वैभवशाली अतीत और हमारे पूर्वजों का बलिदान। ये समस्त घटक जो है यही हमारी इस सभ्यता को, हमारी इस सनातन सभ्यता को बचाए हुए। तो समझ में आ गया होगा आप सबको कि आज की इस क्लास का मुख्य बिंदु क्या होने वाला है। कुछ सूचनाएं आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। खंड क, पर्यावरणीय शिक्षा। हम व्यावसायिक वर्ग के सामान्य आधारित विषय के प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब आपके सामने अध्याय का नाम आ रहा है। तो अध्याय का नाम है भारतीय संस्कृति का अभिमान्य तत्व पर्यावरण और प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था। ये हमारे अध्याय का पूरा नाम है, भारतीय संस्कृति का अभिमान्य तत्व पर्यावरण तथा प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था। हमारी जो ये संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति जो है हमारी, इसका जो मूल तत्व है वो पर्यावरण है। इसी पर्यावरण में रची बसी हमारी भारतीय संस्कृति है और हमारी जो जीवन व्यवस्था है वो भी प्रकृति आधारित है। इसी बिंदु का विस्तार से हम अब अध्ययन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बिंदु है वो है भारतीय संस्कृति से तात्पर्य। हम इस टॉपिक के अंतर्गत भारतीय संस्कृति को समझेंगे। तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति संस्कार शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ शुद्धि की क्रिया अथवा परिष्कार से है। इसका तात्पर्य है कि संस्कृति का संबंध उन समस्त वस्तुओं एवं विचारों से है जो व्यक्ति का परिष्कार कर सके। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संस्कृति का अभिप्राय सामाजिक प्रशिक्षण के उन समस्त तरीकों तथा मानवीय ज्ञान से है जिनके द्वारा व्यक्ति समाज से अनुकूलन करता है। एक व्यक्ति जीवन के आरंभ से ही उन व्यवहारों को सीखना आरंभ कर देता है जिन्हें उसके समाज में आवश्यक समझा जाता है। एक ओर व्यक्ति को अपनी प्रथाओं तथा परंपराओं के अनुसार कार्य करना होता है, तो दूसरी ओर उसके सन्मुख नई नई वस्तुओं के उपयोग के तरीकों को सीखने की आवश्यकता होती है। अतः कोई व्यक्ति किसी समाज का सदस्य होने के नाते जितने भी भौतिक एवं अभौतिक व्यवहारों का अध्ययन करता है वे समस्त उसकी संस्कृति के अंग होते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं
कि भारतीय संस्कृति अच्छे संस्कार प्रदान करने वाली एक जीवन प्रणाली का नाम है। क्योंकि संस्कृति जो है वो हमें अच्छे संस्कार तो प्रदान करती है, साथ ही साथ जीवन को कैसे जीना चाहिए वो बताती है और समस्त मानवता के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करती है। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में ऐसे ऐसे चरित्र हुए हैं जिन्होंने महामानव के पद को छुआ है और जिनसे आज भी, जिनके आभा मंडल से हम आज भी प्रकाशित हो रहे हैं, हम आज भी ऊर्जावान हो रहे हैं। हमें जब भी हम निराशा में जाते हैं या जब भी हमें कुछ हमारे साथ गलत होता है तो हम उनकी तरफ देखते हैं और उनसे जो पॉजिटिविटी आती है वो हमारे जीवन की निगेटिविटी को खत्म कर देती है। तो भारतीय संस्कृति अच्छे संस्कार प्रदान करने वाली एक जीवन प्रणाली है। और कैसी जीवन प्रणाली है? जो निरंतर विकासशील है, मतलब इसमें ठहराव नहीं है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था ना कि यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो वो क्या बात है? वो यही बात है कि हम निरंतर विकासशील हैं, हमें कभी ठहराव आया ही नहीं। और जब भी ठहराव आया तो युग पुरुष उत्पन्न हुए और उन्होंने उस ठहराव को खत्म किया। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में हमेशा झाड़ू लगाने वाले आते रहे। सॉरी, एक छोटे शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन आप तक संभवतः मेरी बात पहुंची होगी। झाड़ू लगाने से तात्पर्य है कि जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं ना, तो किसका प्रयोग करते हैं? झाड़ू का। बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में झाड़ू। तो झाड़ू साफ सफाई करता है, साफ सफाई करने के काम में आता है। तो इसी तरह हमारे समाज में निरंतर एक के बाद एक लोग आते गए जिन्होंने हमारे समाज को परिष्कृत किया, हमारे जीवन को परिष्कृत किया और हमारी संस्कृति के प्रभाव से इस संस्कृत के अनुयायियों का माइंडसेट ऐसा था कि उन्होंने हमेशा बदलाव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अच्छाइयों को ग्रहण किया और बुराइयों को त्यागा। और यही एक कारण है कि हम आज भी सर उठा के खड़े हैं और संपूर्ण मानवता हमारी इस संस्कृति से, हमारी इस संस्कृति की ओर बड़े ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देख रही है और हमसे हमारे मूल तत्व को लेने का प्रयास कर रही है, सीखने का प्रयास कर रही है। तो जो मूल तत्व है वो यही है कि निरंतर विकासशील जीवन प्रणाली रही है हमारी, और यही हमारी संस्कृति का सबसे प्रभावशाली तत्व है। कुछ लोग प्राचीन काल के ध्वंसावशेषों एवं खंडहरों की खुदाई का इतिहास तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर नृत्य संगीत को ही सांस्कृतिक आदर्श की संज्ञा देते हैं, परंतु इस प्रकार की धारणा भारतीय संस्कृति के विषय में उनकी अज्ञानता और स्वयं के द्वारा, सॉरी, और यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, उनकी अज्ञानता को उनके ही द्वारा प्रकट करने के समान है। क्या? उनकी यह धारणा जो कि वो यह मानती है कि भारतीय संस्कृति ध्वंसावशेषों एवं खंडहरों की खुदाई का इतिहास है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समागम है। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं।
तो प्राचीन खंडहरों एवं ध्वंसावशेषों की खुदाई का इतिहास तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर नृत्य संगीत को संस्कृति का एक अभिन्न अंग तो माना जा सकता है, परंतु इन्हीं दोनों को भारतीय संस्कृति मानने की भूल करना एक अज्ञानता है। वह क्यों है तो आगे आपको बताया जा रहा है। क्योंकि भारतीय संस्कृति केवल नृत्य गायन के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। इसमें जहां एक ओर आनंद उल्लास का जीवन व्यतीत करने की छूट है, वहीं दूसरी ओर जीवन के गंभीर दर्शन से मानव को महामानव बनाने की भी व्यवस्था है। देश के प्राचीन ऋषि मुनि जहां एक ओर कला के साधक थे, वहीं वे जीवन व जगत के सूक्ष्मतम रहस्य के प्रकटकर्ता एवं दृष्टा भी थे। मतलब कि हमारे पूर्वजों ने जीवन के प्रत्येक सोपान को, प्रत्येक घटक को पूर्णता के साथ इस संस्कृति में समाहित किया है। इनमें एक ओर यदि त्योहारों के रूप में सामूहिक आनंद उल्लास का जीवन व्यतीत किया जाता था, तो दूसरी ओर सामाजिक एवं राजनैतिक सुधारों पर तथा ज्ञान व विज्ञान के क्षेत्र में गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श भी होता था। अतः भारतीय संस्कृति एक निरंतर विकसित होने वाली जीवन प्रणाली रही है। वास्तव में भारतीय संस्कृति मानव संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति की भांति हमारी संस्कृति विश्व को तोड़ती नहीं है, बल्कि वह जोड़ती है। और इस तर्क के पक्ष में मैं यह कहना चाहूंगा और पूरी मजबूती के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने ही वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी और पूरी पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीव हमारे कुटुंबी हैं, हमारे परिवार हैं। वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया हमारे पूर्वजों ने ही। वसुधैव कुटुंबकम की शक्ति को और वसुधैव कुटुंबकम की शक्ति को पूरी मानवता के समक्ष एक आदर्श वाक्य के रूप में स्थापित किया। यह हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति का ये विजिटिंग कार्ड है, वसुधैव कुटुंबकम। सोचिए कितना बड़ा दिल और कितनी जीवटता, कितनी बड़ी सोच और कितने दूरदृष्टि समाहित है इस एक वाक्य में, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारे पूर्वजों ने दिया संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानवता को। भारतीय संस्कृति विघटन उत्पन्न न करके एक सूत्रता को पैदा करती है। हम एक सूत्र की बात करते हैं। बुद्धि, चातुर्य, कूटनीति व छल कपट के स्थान पर हमारी संस्कृति हार्दिकता, सहिष्णुता व भावनात्मक एकता को बढ़ावा देती है। हम विघटन की बात ही नहीं करते, हमारी सोच ही नहीं है विघटन की। हम तो सबको अपना मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है हमारी। हमारी संस्कृति सदैव हार्दिकता, सहिष्णुता व भावनात्मक एकता को बढ़ावा देती है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विषमता होते हुए भी सर्वत्र एक मौलिक एकता विद्यमान है। हम अनेक हैं, लेकिन अनेक होते हुए भी हम एक हैं। हम एक भारत माँ की संतान हैं। क्योंकि जातिगत तथा भाषागत अनेकता ने हमें अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु पारस्परिक मतभेदों को भुला देने की प्रेरणा दी है। धार्मिक तथा सामाजिक अनेकता के दुष्परिणामों के प्रति धार्मिक चिंतकों तथा सामाजिक सुधारवादियों ने
हमें अति प्राचीन काल से ही सजग किया और समय समय पे हम सबको एक सूत्र में बांधा तथा इन मतभेदों को बुलाकर राष्ट्रीय भावना को बलवती करने की सशक्त प्रेरणा दी। वो चाहे महाराज भरत रहे हों, चाहे समुद्रगुप्त, चाहे चाणक्य, चाहे चंद्रगुप्त, चाहे अशोक, चाहे बुद्ध, कोई भी, ये सब लोग वही थे जिन्होंने हमें प्राचीन काल में ही सजग किया और अपने समस्त विरोधी मतभेदों को भुलाकर राष्ट्रीय भावना को बलवंत किया, सशक्त किया। भारतीय संस्कृति में एकता तथा विभिन्नता दोनों ही विद्यमान है, जो कि धरती पे विद्यमान अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में कम ही देखने को मिलती है और मेरा अनुमान है शायद कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है इतनी विविधता के बावजूद एकता। एक विद्वान हुए सर हर्बर्ट रिजले, उन्होंने कहा है कि भारत के भौतिक क्षेत्र में सामाजिक रूप से भाषा, आचार विचार तथा धर्म में जो विविधता पाई जाती है उसकी तह में हिमालय से कन्याकुमारी तक आंतरिक एकता विद्यमान है। बिल्कुल सही बात है, हम अनेक होते हुए भी एक हैं। एक और विद्वान डाइवेल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति एक ऐसे विशाल समुद्र की भांति है जिसमें अनेक विचारधारा रूपी नदियां आकर समाहित हो जाती है और वह यानी कि भारतीय संस्कृति अपनी मौलिकता को बरकरार रखते हुए इन समस्त विचारधाराओं को अपने अंदर विलीन कर लेती है और एक सूत्र में बांध देती है, एक सबको एकात्म कर लेती है, सारी विविधता एक हो जाती है। ये शक्ति है हमारी इस संस्कृति की और इसीलिए इतने झंझावात झेलने के बावजूद भी हम सर उठा के खड़े हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति उस जीवन शैली को कहते हैं जिसमें मानव मात्र ही नहीं बल्कि जीव मात्र के कल्याण की कामना एवं प्रयास सम्मिलित हो। भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य है क्या? अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब समस्त जीवधारी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो तथा किसी को भी दुख ना हो। यह हमारा आदर्श वाक्य है। हमने सबके हित की कामना की क्योंकि हम जानते थे कि जब सबका हित होगा तभी हमारा हित होगा, सबके हित में ही हमारा हित छुपा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति का अभिमान्य तत्व पर्यावरण। तो विभिन्न प्राचीन विचारकों द्वारा भारतीय संस्कृति को मानव संस्कृति का नाम दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि इसमें मानव मात्र के कल्याण की न केवल कामना की गई है बल्कि मानव मात्र को सच्चे सुख की प्राप्ति के उपायों को बताया गया है। यही नहीं, भारतीय संस्कृति में प्रकृति अथवा पर्यावरण के समस्त तत्वों जैसे जल, वायु, मृदा मतलब मिट्टी, ऊर्जा मतलब शक्ति, पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव इत्यादि की रक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति के अभिमान्य तत्व को निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है?
आगे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो प्रकृति तथा मानव में अटूट रिश्ता। भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि प्रकृति तथा मानव के मध्य अटूट रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, साथ ही दोनों एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। पर्यावरण अथवा प्रकृति के उपर्युक्त समस्त तत्वों का प्रभाव मानव के भोजन, वस्त्र, मकान, पेयजल तथा व्यवसाय आदि पर पड़ता है। इन्हीं तत्वों के आधार पर मानव अपना जीवन जीता है तथा जब वह मरता है तो मरने के पश्चात उसका शरीर जलाए जाने के कारण इन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है। कहा जाता है ना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। क्षिति मतलब आकाश, जल मतलब पानी, पावक मतलब आग मतलब शक्ति, ऊर्जा, सॉरी क्षिति मतलब धरती, मैं गलत बोल गया। क्षिति मतलब धरती, तो क्षिति मतलब मृदा, धरती, जल मतलब पानी, पावक मतलब आग यानी कि ऊर्जा, गगन मतलब आकाश, और समीरा, समीर मतलब पवन, हवा, वायु। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर, मतलब कि यह कहा गया है कि मानव का जो शरीर है वो इन्हीं पांच तत्वों के मिलन का परिणाम है। यही पांच तत्व मिलकर मानव शरीर की संरचना करते हैं। और जब सनातन में मृत्यु के उपरांत मानव शरीर को जलाया जाता है तो यह माना जाता है कि ऐसा करने से ये जो पांचों तत्व हैं वो पुनः पर्यावरण में, प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो इतना अनुसंधान और इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति सिर्फ हमारी ही संस्कृति में है। अगला प्रकृति माता है। हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में प्रकृति को माता माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व कहा था, क्या कहा था, कि प्रकृति हमारी माता है क्योंकि वह अपना सब कुछ अपने बच्चों को अर्पण कर देती। भारतीय संस्कृति के अनुसार यदि मानव अपने व्यवहार को नियंत्रित तथा संतुलित रखते हुए पर्यावरण अथवा प्रकृति के साथ माता और पुत्र के रिश्ते को बनाए रखें तो उस स्थिति में मानव का विकास भी संभव होगा और पर्यावरण भी संतुलित व सुरक्षित रहेगा। किंतु पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर हमने पर्यावरण अथवा प्रकृति को अपनी नौकरानी मान लिया और अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार उसका शोषण किया। फलस्वरूप पर्यावरण असंतुलित एवं प्रदूषित हो गया। ये तो होना ही था भाई, जब माँ को नौकरानी मान लोगे तब तो जीवन खत्म होगा, खत्म होना ही है। अतः जो पर्यावरण है वो असंतुलित और प्रदूषित हो गया और हमारे जान पे बन आई है। इसीलिए आगे कहा जा रहा है कि यह कथन सत्य है कि पर्यावरण का संतुलन ही जीवन है तथा पर्यावरण का असंतुलन विनाश को जन्म देता है। बिल्कुल सही बात। हमारे पूर्वज, तो वास्तव में हमारे पूर्वजों एवं ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व ही पर्यावरण असंतुलन के संकट को भांप लिया था, दूरदृष्टा थे और उन्हीं की दूरदृष्टि से आज हम अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं और साथ ही साथ दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे तुम्हारा अस्तित्व बचेगा। तो आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों एवं ऋषि मुनियों ने
पर्यावरण असंतुलन के संकट को भांप लिया था। पुराणों व उपनिषदों के माध्यम से उन्होंने वृक्षों को, जो कि पर्यावरण संतुलन के अभिन्न अंग हैं, परम पूज्य माना था। उनकी पूजा व रक्षा करने का संदेश दिया था। वनों को उन्होंने मित्र माना था, वृक्षों को पूज्य माना था और नदियों को माता माना था। और इसी मानक को हमारी संस्कृति में समावेश कराया था, इन्हीं मानकों का, जिसकी बदौलत हमारी संस्कृति परिष्कृत है। हमारे यह मूल्य आज भी हमारे समाज में दृष्टिगोचर होते हैं। आप अपने जिस समाज से आते हैं उस समाज में नजर उठा के देखिए, पग पग पर ये जीवन मूल्य आपको दृष्टिगत होंगे आज भी। चाणक्य ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि राज्य की स्थिरता पर्यावरण की स्वच्छता पर निर्भर करती है। सोचिए कितनी बड़ी बात कही थी उस विद्वान ने, जो विद्वानों का विद्वान था, चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। तो क्या कहा था कि राज्य की स्थिरता पर्यावरण की स्वच्छता पर निर्भर करती है। मतलब किसी भी राज्य का अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। पर्यावरण डिस्टर्ब हुआ, राज्य का अस्तित्व डिस्टर्ब हो जाएगा, जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। भारतीय मन सदैव से ही पर्यावरण प्रेमी रहा है। हड़प्पा संस्कृति पर्यावरण से ओतप्रोत थी, तो वैदिक संस्कृति पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बनी रही। ईशोपनिषद से अशोक महान तक पर्यावरण प्रेम सर्वत्र दृष्टिगोचर होता रहा। मध्यकालीन तथा मुगल कालीन भारत में भी पर्यावरण प्रेम जारी रहा। परंतु दिक्कत कहां से हुई? दिक्कत हुई जब ये दुष्ट अंग्रेज आए। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत कुछ विनाश किया, एकदम सब कुछ समाप्त कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान अंग्रेजों ने किया है। मुगल तो सिर्फ धर्मांतरण तक ही सीमित थे, लेकिन अंग्रेजों ने सब नष्ट कर दिया। हमारे सोच, हमारे ज्ञान, हमारे अस्तित्व को ही लूट कर ले गए। जितना विध्वंस अंग्रेजों ने हमारा किया उतना किसी ने नहीं किया। और वही बात यहाँ कही जा रही है कि परंतु अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक लोलुपता के कारण भारत में पर्यावरण को नष्ट करने का जो कार्य आरंभ किया था, उनकी ही ये जो तथाकथित औलादें हैं, जो आज भी अंग्रेजियत से ही ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं, उन्होंने इस कार्य को आज के इस आधुनिक समय में भी बदस्तूर जारी रखा हुआ है। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण की रक्षा तथा उसके संतुलन को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अतः इसी कारण पर्यावरण भारतीय संस्कृति का अभिमान्य तत्व। स्पष्ट हो गया होगा सबको। अगर कुछ नहीं स्पष्ट हुआ है तो वीडियो के कमेंट में आप पूछिए। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको समझ में आई होंगी। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछें। मैं यथाशीघ्र आपको समाधान उपलब्ध कराऊंगा। इस चैनल को
सब्सक्राइब करना न भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नई क्लास की सूचना बिना किसी रुकावट के आप तक यथाशीघ्र पहुंच पाएगी। इसके अलावा आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको यूट्यूब पेज पे जाना है, मेरे इस चैनल के यूट्यूब पेज पे जाना है, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐसा करने से इन वीडियोस को बार बार देखने के लिए आपको बार बार डेटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका डेटा एक बार खर्च होगा सिर्फ वीडियो को डाउनलोड करने में, और आप अनगिनत बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स रिवाइज करिए और आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में अभी से जुट जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।